हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से लक्ष्य अकेडमी परिवार की तरफ से मैं सुमित सर आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क पीडीएफ लेकर के आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मनोवैज्ञानिक समाजीकरण, मनोविज्ञान में समाजीकरण की प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न है, जिस पर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है और मैं आपको समाजीकरण क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक टॉपिक। इसमें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारी ये पीडीएफ आपको हमेशा प्रोवाइड होते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, जिससे कि हमें भी अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियो प्रोवाइड कर सके टॉपिक बेस्ड। ठीक है, तो समाजीकरण प्रक्रिया पर आधारित आज हमारे पास प्रश्नों का जो संग्रह है उसमें हम लोग बहुत सारे बात करने वाले हैं। उसमें अगर प्रश्नों की बात करें तो जो पहला प्रश्न हमारे सामने निकल के आता है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विद्यालय, मीडिया, परिवार और पास पड़ोस। आपको इनमें से ऑब्जर्व करके बताना है कि बालक के समाजीकरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विद्यालय करता है, पास पड़ोस करता है, परिवार करता है या मीडिया करती है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको ऑप्शन दिखाई देगा कि बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले में मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी और पास पड़ोस भी, ये सभी फैक्टर्स आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से देखा जाए तो मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलता है वो विद्यालय और परिवार दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपके सामने विद्यालय और परिवार के फॉर्म में है। और चौथा पास पड़ोस जो है वो भी हमारे लिए समाजीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है। तो समाजीकरण का जो सबसे ज़्यादा सर्वांगीण विकास में मदद करने का फैक्टर है वो ये है कि किसी भी बालक का जब भी सामाजिक विकास होगा तो उस सामाजिक विकास में कई स्टेजेस आती हैं। उन स्टेजेस में अगर हम बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समाजीकरण की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उनमें सीधी बात कही गई है कि समाजीकरण के द्वारा जो बालक होता है वो स्वयं को समुदाय के विभिन्न आदर्शों और नियमों के अनुकूल बनाता है। स्वयं को समुदाय के विभिन्न आदर्शों व नियमों के अनुकूल बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे बालक अपने नियम और आदर्शों के बारे में सीखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजीकरण को मीडिया भी प्रभावित करेगी, विद्यालय भी प्रभावित करेगा, परिवार भी प्रभावित करेगा और पास पड़ोस भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका विद्यालय करता है तो विद्यालय करता है किसी बालक के लिए। ठीक, परिवार और विद्यालय सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। लेकिन अभी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज मोस्ट राइट। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ए क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। फिर से एक बार क्वेश्चन बात करते हैं, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं और इनमें से किसके किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन आपको कहता है कि नहीं, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों को आधारित विभिन्नताएं होनी चाहिए शिक्षकों के लिए। दूसरा, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं, ये शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इस पॉइंट पे नीचे दिए कूट के आधार पर सही को चुनना है। क्या शिक्षक को शिक्षार्थियों में जो विभिन्नताएं होती हैं उनमें से पहला, संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताओं के लिए संवेदनशील होना चाहिए। क्या आप एक शिक्षक होने के नाते क्या बालक के संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर विभिन्नताओं को जानना आपके लिए आवश्यक है या नहीं है? तो आप खुद आंसर देंगे कि सर बिल्कुल ही आवश्यक है, होना चाहिए। और दूसरा, हमें भाषा, जाति, लिंग, धर्म और समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताओं को देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ाते समय गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो जातिगत,
किस लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे हमको विभिन्नताएं नहीं करनी है, हमें इसकी बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, हमें उन विविधताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए नीचे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन 2 जो कि पहला दे रखा है, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड, ऐसा नहीं है, गलत है, केवल फर्स्ट सही है। सही तो फर्स्ट है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा, कि दोनों ही आवश्यक है एक शिक्षक के लिए, कि किसी भी बालक में, शिक्षार्थी में विभिन्नताएं होती हैं और शिक्षक को इन दोनों ही मुद्दों पर संवेदनशील होना आवश्यक है। अगला, लिंग पक्षपात। अगर हम बालक से लिंग पक्षपात कर रहे हैं तो वो किस ओर संकेत करता है? फिर से सुन लीजिएगा, लिंग पक्षपात किस ओर संकेत करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप में स्वयं को बोध करने पर। ठीक है, दूसरा, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति पर। तीसरा, सांस्कृतिक आवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। और चौथा है, अनुवांशिक भिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद होती हैं। तो लिंग पक्षपात, अगर आप सेक्सुअल डिफरेंसेस कर रहे हैं बालक और बालिका में, तो आप किस चीज़ को, इन चारों पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट है जो कि बता रहा है कि आप लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं, लड़के और लड़की में डिफरेंस कर रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो शारीरिक विज्ञान के अंदर पे लैंगिक पक्षपात करना, मतलब लैंगिक लड़के और लड़कियों के बीच भिन्नता की स्वीकृति, ये सब समाज मानता है, तो ये गलत नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। ए को देखा जाए तो स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में, पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध होता है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। सी वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक आवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ये गलत है। अगर हम सामाजिक आवृत्तियों के कारण, हमारी जो आवृत्ति है उसके आधार पर लड़कियों से गलत व्यवहार कर रहे हैं, भिन्न व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार हमारा सही नहीं है, हम लड़के और लड़कियों में अंतर कर रहे हैं, तो ये लैंगिक पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला, समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शामिल नहीं है, क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं शामिल है? अगर बात करें तो समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों और विश्वासों का अर्जन शामिल नहीं है, अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना शामिल नहीं है, या कौशलों का अर्जन शामिल नहीं है। फिर से बात करता हूं मैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है इन सब में से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सामाजिकरण में मूल्यों और विश्वासों का अर्जन शामिल है, क्योंकि विश्वासों और मूल्यों के अर्जन से ही हमारा समाजीकरण होता है। बी ऑप्शन जो अनुवांशिक संचरण है, समाजीकरण का अनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन शामिल नहीं होगा, अनुवांशिक संचरण यहाँ पे शामिल नहीं होगा, क्योंकि संस्कृति और रीतियों के मानदंडों को सीखना ये भी हमारे समाजीकरण में शामिल है, और कौशल का अर्जन करना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, किसी भी बालक के मानसिक रूप के अस्वस्थ होने पर का प्रमुख कारण क्या होता है? अगर कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। अब आप अगर यहाँ पे तुलना करेंगे तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के जो प्रमुख कारण हो सकते हैं, उसका परिवार, कक्षा और आस पड़ोस का वातावरण, क्योंकि वो सभी उसके समाज के लिए काम करते हैं, सब समाज के अंतर्गत आते हैं। तो समाज के रूप में, अंतर्गत के रूप में अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उपरोक्त सभी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? अगला प्रश्न को कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम में परिवार आता है मित्रों। सरकार, मीडिया, परिवार और विद्यालय में सबसे सही ऑप्शन जो है वो परिवार आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन, स्कूल बच्चों में समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ठीक है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। दूसरा आपके सामने जो ऑप्शन है वो है कि प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है।
प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। अगर हम फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी, यहाँ समस्या ऑप्शन गलत है, यहाँ संस्था है, संस्था होना चाहिए, सॉरी फॉर द मिसप्रिंटिंग। यहाँ पे होगा स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। समाजीकरण की कैसी संस्था है, कहाँ, जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होगा। क्या स्कूल का समाजीकरण की ऐसी संस्था जहाँ पे क्या होगा, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होगा, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, क्योंकि बालक का समाजीकरण के लिए विद्यालय प्रमुख रूप से प्रभावी होता है। तो किसी विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान किसका होता है, स्कूली बच्चों का होता है। अगला, पारिवारिक, अगर बात करें कि परिवार एक साधन है, तो अगर हम परिवार की बात करें कि परिवार कैसा साधन है, तो परिवार दूरस्थ शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है, या अनौपचारिक का है। अगर हम बात करें तो जब हम कोई कार्य सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो वो औपचारिक के अंतर्गत आता है। डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आप जानते हैं मेरे मित्रों। तो क्वेश्चन आता है कि परिवार एक साधन है, तो परिवार अनौपचारिक है, जिसमें हम कोई टाइम बार्ड नहीं होता, किसी टाइम बार्ड में काम नहीं करते, कोई नियम कानून नहीं होता, हमारे माता पिता, हमारा परिवार, भाई बहन, उनके द्वारा हम सीखते हैं। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें बात को, तो आप जानते हैं कि 6 से 10 वर्ष में बालक अगर अध्ययन करना प्रारंभ करता है, बालक का रुचि जो होती है, क्योंकि विद्यालय जाना वो प्रारंभ करता है, तो उसकी प्रमुख रुचि जो होती है वो विद्यालय में होती है। किसमें होती है, विद्यालय में होती है। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में, मतलब डी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 9 का, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के साथ दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, क्या कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जिस प्रक्रिया में बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है, हम सभी सब जानते हैं इस बात को, उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं। यही सबसे सही ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया में हम दूसरे के व्यवहार के द्वारा सीखते हैं। ठीक है। अगला, निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र के निर्माण में सहायक है। बालक के चरित्र के निर्माण में आप जानते हैं कि खाना, प्यास, ये सब नहीं आएगा। तो हमारे चरित्र के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक कौन है, समाजीकरण की प्रक्रिया सहायक है। कौन सी सहायक है, समाजीकरण की प्रक्रिया सहायक है। क्यों, आपसे कोई पूछे कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्यों सहायक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया की बात इसलिए कर लेते हैं प्यारे मित्रों कि समाजीकरण जो है वो है क्या, इसकी परिभाषा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। इस समाजीकरण की अगर बात करें तो समाजीकरण की परिभाषा में जो प्रमुख तत्व आता है कि समाजीकरण आखिर क्या होता है, तो समाजीकरण की परिभाषा में किम्बल यंग ने कहा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश कर समाज के अन्य समूहों का अंग बनता है, और इसी के द्वारा उसे समाज के विभिन्न मूल्यों एवं मानकों को ग्रहण करने की अभिप्रेरणा मिलती है। मतलब बालक जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सीखता कहाँ पे है, उसके चरित्र का निर्माण कहाँ होता है, समाज में होता है। इसलिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा प्यारे मित्रों, समाजीकरण होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर बात करें तो समाजीकरण में वातावरण के निर्माण करने में, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करने में, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करने में, ये सभी। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन ये सभी होगा, क्योंकि समाजीकरण में शिक्षक ये सभी कार्य करता है। तो समाजीकरण के वातावरण का निर्माण भी करता है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन भी देता है, और सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन भी करता है। तो यहाँ 12th का क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। अगला है, बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है। तो बालक का समाजीकरण प्रारंभ कहाँ से होता है, बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, वयस्क होने से, और जीवन के पहले वर्ष से। अगर हम बात करें तो बालक का समाजीकरण उसके विभिन्न स्तरों को अगर हम अध्ययन करें तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया 3 स्तरों में बांटी गई है, शिशु काल, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शिशु काल में अगर हम बात करें तो शिशु काल में 1 से 3 महीने में बालक आवाज़ों, ध्वनि, माता की बात, इन सब बातों को समझना शुरू करता है, मुस्कुराता है।
1 से 3 महीने की बात मैं कर रहा हूँ। तो माँ की आवश्यकता पर दूसरों के पास जाने से हिचकता है, माँ की गोदी में जाने के बाद दूसरों के पास नहीं जाता है। ये बातें क्या कहती हैं? ये बातें कहती हैं कि बालक का सामाजिक विकास जीवन के पहले वर्ष से प्रारंभ होता है। तो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, जीवन के पहले वर्ष से। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है, तो मैंने आपको बताया किस अवस्था में होता है। तो मैंने आपको बताया, अभी ऊपर ही बताया कि किसी अवस्था में शिशु शैशव काल में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है, सभी में होता है, कोई ऐसी अवस्था नहीं जिसमें समाजीकरण नहीं होता है। अगला, बालक के सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जाति भेद, वातावरण, बाल्यावस्था में खेल और आनुवंशिकता और वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में आपको क्योंकि पता है विकास का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि विकास में आनुवंशिकता और वातावरण यही दो अर्थ प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ का स्टेटमेंट है कि आनुवंशिकता और वातावरण विकास के लिए गुणनफल होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि बालक के विकास में कौन प्रभावित होगा? ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण। फिर अगला प्रश्न, जब कभी क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे क्या कर रहे होते हैं? तो वे, अगर हम बात करें, एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे क्या कर रहे होते हैं? क्वेश्चन ये है कि वो, यह कथन क्या सत्य है या गलत है? क्या वो सामाजिक समूह का निर्माण कर रहे होते हैं? तो हमें ये जानना है कि असत्य है या फिर असत्य है। तो देखा जाए, आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य नहीं है, या फिर असत्य है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मैं आपको समय दे रहा हूं, आंसर बताइए। तो आपने क्या आंसर माना? आपके सामने आंसर था कि क्या यह सत्य है या असत्य है। तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है? सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सही है बी, ठीक है, क्योंकि सामाजिक समूह का निर्माण वो करेंगे ही करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। समाज द्वारा विद्यालय में की गई या विद्यालयों की स्थापना की गई है। समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है। पहला, शिक्षकों को रोजगार देने के लिए। दूसरा, अभिभावक के कार्य में मदद के लिए। तीसरा, नई पीढ़ी के लोगों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। या चौथा, राजनीतिक के द्वारा समाज की रक्षा करने के लिए। बताइए, समाज द्वारा विद्यालय की स्थापना क्यों की गई है? तो मेरे हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, शिक्षकों को रोजगार देना, ये सामान्य कार्य होगा। समाज के लिए विद्यालय की स्थापना सिर्फ इसलिए की गई है कि जो नए लोग हैं, नई पीढ़ी हमारी है, उनके लोगों में सामाजिक प्रक्रिया या समाजीकरण की प्रक्रिया में तेज बनाने के लिए किया गया है। तो 17वें का सी वाला ऑप्शन सही होगा कि जनरली लोग लगा के चले जाएंगे शिक्षकों को रोजगार देने के लिए, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की जब बात करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है। तो वंशानुक्रम भी है, पर्यावरण भी है, परिवार भी है और ये सभी भी है। तो आपके सामने ऑप्शन जो है वो क्या है? ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी। तो 18वें का डी। बच्चों की भूख, जो बच्चों की भूख होती है या बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसे होती है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होती है। तो माता पिता, सिंपल सी बात है, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बालक जो हो वो पीछे की तरफ जाए, हमेशा चाहेंगे वो आगे की तरफ जाए। तो सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, सहानुभूतिपूर्ण होती है या तटस्थ होती है, तो अग्रोन्मुखी होती है। क्यों? क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बालक आगे बढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, अग्रोन्मुखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और
वह सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर होगा इन सभी से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश 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 का विशेष महत्व है। दिनचर्या का, साहित्य का, संचार माध्यम का, या फिर खेल का। जल्दी से आंसर दीजिए। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का महत्व सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि दिनचर्या तो एक कॉमन हो गई कि वहाँ पे व्यक्ति खेल में अपने वातावरण, अपने लोगों के साथ मिलकर खेलेगा, तो वहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? खेल होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सीखने का सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का है, जिसको कि प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो 22वें का सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। तो आपके सामने ऑप्शन है 4। इन चारों ऑप्शन में महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके आप बालक का सामाजिक विकास एक क्षणिक पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बालक अपने शिक्षकों से सीखता है। तो सही आंसर यहाँ पे जो होगा सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके होगा। ठीक है, अगला, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? सभी लोग जानते हैं कि नर्सरी में बालक के लिए मेरा परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा मेरा परिवार। परिवार से ही बालक नर्सरी से सीखता है शुरुआत में, तो यहाँ सही होगा मेरा परिवार, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और क्या क्या है? सांस्कृतिक चरण। देखिए, सामाजिकरण में आपका नैतिक विकास भी होता है, तो सांस्कृतिक चरण तो है ही है। और क्या है? विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, और बच्चों के लेबलों में समायोजित करना। तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि आंसर क्या होगा? 25वें का बी ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाजीकरण की परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान क्या करती है? तो आपके हिसाब से सबसे अधिक योगदान कौन करता है? अगर बात किया जाए तो सिंपल सा आंसर आएगा कि सर, समाजीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान जो करता है वो परिवार करता है। कौन करता है? परिवार करता है। चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय मतलब होता है ना कि बहुत एक्टिव नहीं है। स्वास्थ्य क्लब, हेल्थ क्लब में 10 लोग 10 तरीके के मिलेंगे, सामाजिक विकास होगा। परिवार तो सामाजिक विकास की सीढ़ी है ही है। तीसरा, इको क्लब भी सिंपल सी बात है, जहाँ पे इको फ्रेंडली लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स की बात, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली हर चीज़ों की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इन तीनों क्लब, स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब और परिवार, ये सब समाजीकरण में काम करते हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय इन चारों में निष्क्रिय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि वो समाजीकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अभी इन तीनों ऑप्शन में सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो हमारे लिए क्या करेगा? निष्क्रिय एजेंसी का काम करेगा। ठीक है, बालक के लिए भी वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो 27 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है? परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? तो क्या है? अनुकरण प्रवृत्ति के कारण, सहानुभूति प्रवृत्ति के कारण, खेल प्रवृत्ति के कारण, या आत्मरक्षा प्रवृत्ति के कारण। जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा होगा? तो अगर आप देखेंगे कि परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? अनुकरण, जल्दी बताइए, सहानुभूति, खेल, या फिर आत्मरक्षा? बोलिए, क्या आंसर सही हो सकता है इसमें से? अनुकरण, सहानुभूति, खेल, और बोलिए आंसर। देखिए, यस, आप एकदम सही पकड़ रखे हैं कि परिवार में बालक का समाजीकरण जो होता है वो अनुकरण के द्वारा होता है। कैसे होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है, अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। सिंपल सी बात, अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी। तो विद्यालय
सामाजिकरण के क्षेत्र में केवल अभिकरण की तरह काम नहीं करता, अपितु संस्कृति का संरक्षक होता है। क्या होता है? संरक्षक होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल और परिवार। तो यार सभी लोग आंसर जानते हो कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। सामाजिकरण का एक कारक कौन होता है? परिवार होता है। ठीक है, अगला जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, दूसरा एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। जल्दी बताइए, जेंडर क्या है? जेंडर लिंग जिसको कहते हैं। एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। जनरली लोग जैविक निर्धारक कह देंगे, लेकिन जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है, क्योंकि समाज में जेंडर के आधार पर भेद किया जाता है, जेंडर के आधार पर सिखाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो एक सामाजिक संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलौना, पहनावों की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना। नहीं, ये कपड़ा है यही पहनेंगे, जैसे आपके घर में है ये चप्पल है, ये तो लेडीज चप्पल है, लेडीज चप्पल है तो वही पहनेंगे, हम नहीं पहन सकते। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं। जेंडर सिद्धांत, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर प्रासंगिकता की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता कि ये चीज़ उन्हीं के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। ये कहना क्या है? यहाँ पे विकसित जेंडर पहचान नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता होगा। मतलब आप कस्टम जो आपके यहाँ चले आ रहे हैं, परंपराएं जो चली आ रही हैं, आप उसी को मान रहे हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, इन सब की बात करेंगे। जैसे पिंक कलर है तो पिंक कलर सिर्फ लड़के पहनेंगे या लड़कियां पहनेंगे। ये क्यों मान दिया गया? ये आपकी जेंडर रूढ़िवादिता की बात है। ठीक है, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कि समाचार पत्रों के कहानियों एवं कतरनों जो काट दिया था, टुकड़ा कर दिया था, का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है? तो आप देखेंगे कि लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, और रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए। तो यहाँ पे समाचार पत्रों के द्वारा कहानियों को कतरना और उसका चयन करना, गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रण करना, ये सभी के सभी जो हैं वो लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए है। किसके लिए है? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए है। ठीक है, मैंने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है 30-30 प्रश्नों की। ये मेरा इसका जो प्रमुख मोटिव था वो आप तक डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन पहुंचाना है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मैं आपको फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए लक्ष्य कड़ी परिवार की तरफ से मेरे इस निःशुल्क सहयोग को आपकी तरफ से कितना प्रेम मिलता है यही देखना है। कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक इट आफ्टर वॉचिंग इट। प्लीज़